चैप्टर नंबर 35 ब्लड टाइप्स ट्रांसफ्यूजन टिश्यू एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांट। इसमें दो चीज़ों का जिक्र मेन किया जाता है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एंटीजन का दूसरा नाम जो यहाँ पे यूज़ किया जाएगा वो है एग्लूटिनोजन। एग्लूटिनोजन। और एंटीबॉडी का जो दूसरा नाम यहाँ पे इस चैप्टर में इस्तेमाल किया जाएगा वो है एग्लूटिनिन। एग्लूटिनिन, ये बात याद रखनी है। एंटीजन का आखिर में इसमें जिन आएगा तो याद रखने इजी है। एंटीजेनिसिटी काजेज इम्यून रिएक्शन ऑफ ब्लड व्हेन ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम one person to another were first attempted. Immediate or delayed acutylation and hemolysis of red blood cells often occur, resulting in typical transfusion reaction that frequently lead to death. ऐसा क्यों हुआ? अगर एक पर्सन से दूसरे में हम ब्लड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यहाँ पे एक पर्सन है, इससे दूसरे में ब्लड ट्रांसफ़र की जा रही है और इनका ब्लड ग्रुप सेम नहीं है, ब्लड ग्रुप मिसमैच है, तो जो ये है डोनर, ये है रेसिपिएंट। मतलब डोनर जिसका ब्लड लिया जा रहा है और रेसिपिएंट जिसमें डाला जा रहा है। जो डोनर के आरबीसीज हैं उस पर रेसिपिएंट की जो एंटीबॉडीज़, रेसिपिएंट के बॉडी में ब्लड गया, उसके जो प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ हैं वो रिएक्ट करेंगी जो डोनर के आरबीसीज इसके पास गए हैं उनके साथ, उन पे अटैक करेंगी वो एंटीबॉडीज़, जिस वजह से क्लॉट बन जाएंगे और इस रिएक्शन को हम कहते हैं एग्लूटिनेशन। इस रिएक्शन को ही कहा जाता है। सून इट वाज डिस्कवर्ड दैट द ब्लड्स ऑफ different people have different antigenic and immune property, so that antibodies in the plasma of the blood will react with antigen on the surface of RBCs of another blood type. If proper precautions are taken, one can determine ahead of time whether the antibodies and antigen present in the donor and recipient bloods will cause a transfusion reaction. बाद में पता चला कि एंटीजेंस लगे होते हैं जिसकी वजह से हर किसी का ब्लड ग्रुप किसी में भी नहीं डाला जा सकता, जिसका ब्लड ग्रुप जैसा है वही उसी में जाएगा, वरना एंटीबॉडीज़ रिएक्ट करेंगी। एंटीबॉडीज़ जो हैं वो डोनर के आरबीसीज पे, इसके बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्लाज्मा में होंगी, इसका ब्लड इसमें जाएगा तो इसके आरबीसीज पे अटैक करेंगी वो एंटीबॉडीज़ जो आरबीसीज इस पे गए हैं। इसमें मल्टीप्लिसिटी ऑफ एंटीजेंस इन द ब्लड सेल्स, एटलीस्ट 30 कॉमनली अकरिंग एंटीजन, 30 कॉमनली अकरिंग है एंटीजन एंड 100 ऑफ अदर रेयर एंटीजेंस। 100 एंटीजेंस होते हैं, डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें से 30 कॉमनली अकरिंग है, विच ईच ऑफ विच कैन टाइम्स काजेज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, जिनसे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो सकता है। Reaction have been found on the surfaces of the cell membrane of human blood cells. Most of the antigens are weak and therefore are of important principally for studying the inheritance of gene to establish percentage. इन 30 में से भी दो ऐसी हैं, मतलब जो ब्लड ग्रुप में काम आती हैं, दो एंटीजेंस ऐसी हैं जो two particular type of antigen are much more likely than the other to cause blood transfusion में जो मेन होती हैं। एक OAB मतलब ABO जो सिस्टम होता है और दूसरा RH सिस्टम। OAB ब्लड टाइप्स, A and B antigens एग्लूटिनोजेंस, 2 एंटीजेंस A और B, एक A एंटीजन है और एक B है, अकर ऑन द सर्फेसिस ऑफ RBC पे लगी होती हैं इन अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स। इट इज़ दीज एंटीजेंस आल्सो कॉल्ड एग्लूटिनोजेंस बिकॉज दे ऑफ्टन काज ब्लड सेल्स एग्लूटिनेशन, जिसकी वजह से वो रिएक्शन होता है, क्लॉट बन जाते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी का। डेट काज मोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस because of the way these agglutinogens are inherited. People may have neither of them on their cells. They may have one, और कुछ ऐसे सेल्स होते हैं कि जैसे इस पे A लगी हुई है एंटीजन, ये A है, ये दूसरा सेल है इस पे एंटीजन B लगी हुई है, और कोई सेल ऐसे होते हैं जिस पे कोई एंटीजन नहीं लगी होती।
तो या तो और चौथी किस्म की सेल ऐसे होते हैं जिस पे ए भी लगी होगी और बी भी लगी होगी, दोनों लगी होंगी। मेजर OAB blood types. In transfusing blood from one person to another, the blood of the donor and recipients are normally classified into 4 major OAB blood types. जैसे इंसानों का ब्लड ग्रुप जो होता है उसकी 4 मेन टाइप्स हैं। एक है A, B, O और AB. Depending on the presence or absence of 2 agglutinogens, the A and B agglutinogens, when neither A or B agglutinogen is present, blood type O होगा। अगर A प्रेजेंट होगी तो ब्लड टाइप A होगा वो, अगर B एंटीजन प्रेजेंट होगी तो वो ब्लड टाइप B होगा, ब्लड ग्रुप। और अगर ये दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट हैं तो वो ब्लड ग्रुप AB होगा। जेनेटिक डिटर्मिनेशन ऑफ द एग्लूटिनोजेंस। 2 genes, one on each of 2 paired chromosomes, determine the OAB blood type. These genes can be any one of 3 types, but only one type on each of the 2 chromosomes. जैसे कि हम पता है कि एक क्रोमोसोम आता है एक क्रोमोसोम आता है मदर से, एक क्रोमोसोम आता है फादर से। यहाँ पे एक लोकस होगा जहाँ पे ब्लड ग्रुप, ये एक मदर से आया, यहाँ पे ए लगा होगा, बी लगा होगा या कोई भी नहीं लगी होगी। फादर से आया, यहाँ पे भी ए लगी होगी या बी लगी होगी या कोई भी नहीं लगी होगी। इससे डिसाइड होता है कि ब्लड ग्रुप कौन सा होगा बंदे का। दीजिए कैन बी, ये 3 टाइप्स की होती हैं, ये AB या O, बट ओनली वन टाइप ऑन ईच ऑफ द 2 क्रोमोसोम। एक मगर एक ही लगी होगी। ओनली O टाइप, टाइप A, टाइप B. The type O gene is either functionless or almost functionless, so it causes no significant type O agglutinogen on the cells. मतलब इसका कोई फंक्शन नहीं होगा तो हम कहते हैं कि कोई एंटीजन नहीं लगी हुई, इसीलिए उसका ब्लड ग्रुप O है। Conversely, the type A and B genes do cause strong agglutinogens on the cell. बाकी ये जो A है और B है दोनों डोमिनेंट है और दोनों का फंक्शन होता है। 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ जीन बन सकते हैं, या तो ये एक मदर से आया, एक फादर से, या मदर और फादर दोनों से O आएगा, मतलब कोई एंटीजन नहीं लगी, या फादर से O आया है, मदर से A आया है, या फादर से O आया है, मदर से B आया है, या दोनों से A आया है, या दोनों से B आया है, या एक से A आया है और एक से B। तो इसके 6 कॉम्बिनेशन बनते हैं मदर और फादर के, अगर हम कंपेयर करें तो जीनोटाइप 6 तरह के बनेंगे। दीज कॉम्बिनेशन ऑफ जीन आर नोन एज द जीनोटाइप हैं ये। ईच पर्सन इज़ वन ऑफ द 6 जीनोटाइप। हर पर्सन का मतलब जो भी ब्लड ग्रुप है इन 6 जीनोटाइप में से एक जीनोटाइप उसका होगा। यही पॉसिबल नहीं, यही जीनोटाइप पॉसिबल है इंसान में। वन कैन आल्सो ऑब्जर्व फ्रॉम डेट अ पर्सन ऑफ जीनोटाइप O मतलब दोनों की तरफ से कोई एंटीजन नहीं है, प्रोड्यूसेस नो एग्लूटिनोजन एंड देयरफॉर द ब्लड ग्रुप O। ब्लड ग्रुप अगर O है तो ब्लड ग्रुप O होगा। पर्सन विद जीनोटाइप O है A होगा तो A डोमिनेंट है, या A होगा उसमें भी A ब्लड ग्रुप A ही वो शो होगा, मतलब they produces type A agglutinogen and therefore had blood type A। या OB होगा या BB होगा तो ब्लड ग्रुप B होगा, और जीनोटाइप अगर एक पे A लगी हुई है और एक पे B लगी हुई है तो ब्लड ग्रुप AB होगा। रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज ऑफ द डिफरेंट ब्लड टाइप्स। द प्रीवेलेंस ऑफ द डिफरेंट ग्रुप blood types among one group of the person is derived approximately। और लोगों में देखा गया कि सबसे ज़्यादा कॉमन O है ब्लड ग्रुप जो कि 47% पाया जाता है, उसके बाद A है जो कि 41, और उसके बाद B है जो कि 9, और उसके बाद AB है जो 3% पाया जाता है। इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम दीज परसेंटेजेस डेट द O एंड A जीन्स अकर फ्रीक्वेंटली, ये ज़्यादातर फ्रीक्वेंटली पाई जाती हैं, वेराज B जीन इज़ इनफ्रीक्वेंट, मतलब ये कम पाई जाती है, ये इनफ्रीक्वेंट है। ये टेबल पहले समझ लेते हैं। ये जीनोटाइप O मतलब मदर से भी कोई एंटीजन नहीं आई, फादर से भी कोई एंटीजन नहीं लगी, तो ये ब्लड ग्रुप O होगा। और इसमें जो है एंटीजन नल है, कोई भी नहीं लगी होगी। और इस इंसान के प्लाज्मा में
एंटीबॉडी ए और बी के खिलाफ होंगी। मतलब इसके अगर इस पर्सन को, ओ ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को हम ए ब्लड ग्रुप या बी ब्लड ग्रुप लगा दें तो ये उसके साथ रिएक्शन करेंगी, उस पर अटैक करेंगी उस आरबीसीज पे, और उस इंसान की डेथ हो सकती है। इसीलिए गलती से भी हम नहीं लगा सकते। या एक पर्सन का जीनोटाइप है ओ ए इसमें डोमिनेंट है तो ब्लड ग्रुप ए ही होगा, या ए है तो इसका ब्लड ग्रुप ए हो गया। इसमें एंटीजन भी ए लगी हुई है और एंटीबॉडी जो बनेगी वो बी के खिलाफ बनेगी। मतलब इसमें हम बी एंटीजन नहीं डाल सकते, इस पर्सन में ब्लड ग्रुप बी कभी भी हम नहीं डाल सकते, क्योंकि इसमें बी, इसके प्लाज्मा में बी के खिलाफ एंटीबॉडीज़ है। जैसे ही बी आएगा उस पर अटैक करेंगे। ओ बी या बी ये दोनों जीनोटाइप पॉसिबल हैं। इसमें बनेगा ब्लड ग्रुप बी होगा इसका। इसमें एंटीजन होगी बी, इसमें एंटीबॉडी जो इसकी प्लाज्मा में होगी वो ए की होगी। मतलब ए अगर इस पर्सन में इंटर करेगा ब्लड ग्रुप तो इसके एंटीबॉडीज़ ए पे अटैक करेंगी। ए बी ब्लड ग्रुप ये इसी जीनोटाइप में पॉसिबल है। एक पेरेंट से ए एंटीजन आई है और दूसरे से बी आई है, तो ये ब्लड ग्रुप ए बी होगा और इसमें एंटीजन दोनों हैं ए और बी, और इसकी में किसी के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं होती क्योंकि दोनों इसमें एंटीजन्स प्रेजेंट है। कोई भी ब्लड ग्रुप इसमें डाला जा सकता है। एग्लूटिनेंस मतलब एंटीबॉडीज़, मतलब ये एग्लूटिनेंस वो एंटीबॉडीज़ होती हैं, ये प्लाज्मा में पाई जाती हैं। एंड अगर एक इंसान के पास एंटीजन ए है तो उसके पास एंटीबॉडी ए नहीं हो सकती, क्योंकि वो एंटीबॉडी ए उस ए एंटीजन पे अटैक कर देगी। इसीलिए जिस इंसान के पास एंटीजन ए है उसके पास एंटीबॉडी बी होगी, और जिसके पास एंटीजन बी है उसके पास एंटीबॉडी ए होगी। जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें एग्लूटिनेंस नहीं होती, 2 to 8 मंथ के बाद बनना शुरू होती हैं। एंटीबॉडीज़ ए तब बनती है जब एंटीजन ए नहीं होती, और एंटीबॉडी बी तब बनती है जब एंटीजन बी नहीं होती। 8 to 10 ईयर्स में मैक्सिमम होती है एग्लूटिनेंस, एंड उसके बाद फिर कम होना शुरू हो जाती है। पढ़ते हैं, व्हेन टाइप ए एग्लूटिनोजन इज़ नॉट प्रेजेंट इन अ पर्सन RBC, antibodies known as anti-A agglutinins develop in the plasma. Also, when B and agglutinogen is not present in the RBC, antibody known as anti-B agglutinins develop in the plasma. मतलब जो एंटीबॉडी होगी, एंटीबॉडी ए है तो बी एग्लूटिनिन होगी, अगर एंटीबॉडी बी है तो ए एग्लूटिनिन होगी। थस रिफरिंग वंस अगेन द टेबल, note that the type O blood although containing no agglutinogens does contain both, इसमें कोई मतलब एंटीजन नहीं है तो इसमें दोनों एंटी ए और एंटी बी एग्लूटिनेंस मतलब एंटीबॉडीज़ होंगी। टाइप ए ब्लड कंटेन टाइप ए एग्लूटिनोजेंस एंड एंटी बी एग्लूटिनेंस। मतलब ए जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीजन ए होगी और एंटीबॉडी बी होगी। Type B blood contains type B agglutinogens and anti-A agglutinins. Finally, type AB contains both A and B agglutinogens and no agglutin. AB blood group में वो एंटीजन दोनों A और B दोनों होती हैं और एंटीबॉडी कोई भी नहीं होती। Titer of the agglutinins at different age. Immediately after birth, the quantity of agglutinin in the plasma is almost zero. जब बच्चा पैदा होता है तो 0 होती हैं एंटीबॉडीज़। 2 to 8 months after birth an infant begin to produce agglutinin. मतलब 2 to 8 months के बाद एंटीबॉडीज़ बनना शुरू होती हैं। एंटी ए एग्लूटिनिन when type A agglutinogen are not present in the cells, and anti B agglutinin when type B agglutinogen are not present in the cells. Changing titers of the anti-A, anti-B agglutinins at different age. A maximum titer is usually reached at 8 to 10 years के जब इंसान जब 8 to 10 years का होता है तो ये मैक्सिमम टाइटर होता है एग्लूटिनिन्स का मतलब एंटीबॉडीज़ का। दिस ग्रेजुअली डिक्लाइंस थ्रू द रिमेनिंग ईयर्स ऑफ द लाइफ, फिर ही कम होता जाता है। Origin of agglutinins in the plasma. The agglutinins are gamma globulins. ये gamma globulins होती हैं as are almost all antibodies, and they are produced in the same bone marrow and lymph gland cells that produce antibodies to any other
antigen. Most of them are IgM or IgG immunoglobulin molecules. एक सवाल है, बट वाई आर दीज एग्लूटिनेंस प्रोड्यूस्ड इन पीपल हु डू नॉट हैव द रेस्पेक्टिव एग्लूटिनोजन इन देयर रेड ब्लड सेल्स? जो एंटीजन बॉडी में है ही नहीं, उसकी एंटीबॉडीज़ इसलिए बनती हैं कि थ्रू फूड, बैक्टीरिया, अदर माइक्रोब्स एंड अदर वेज एंटीजन ए और बी हमारी बॉडी में इंटर होती हैं. तो अगर किसी इंसान में आरबीसीज पे एंटीजन ए लगी हुई और है, तो जब उसमें एंटीजन बी इंटर होगी तो ये फॉरेन मतलब पार्टिकल है, तो बॉडी उसके खिलाफ एक एंटीबॉडी बना देगी जो जाके उस बी एंटीजन को किल कर देगी, मतलब एंटी बी बना देगी. द आंसर इज डेट स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एंटी टाइप ए एंड बी एंटीजन्स इंटर द बॉडी थ्रू फूड, बैक्टीरिया एंड अदरवाइज. बहुत सारे तरीक़ों से इंटर हो सकती है. दीज सब्सटेंसेज इनिशिएट द डेवलपमेंट ऑफ एंटी ए एंड एंटी बी एग्लूटिनेंस. फॉर इंस्टेंट, infusion of group A antigen in a recipient having a non-A blood group causing a typical immune response with formation of greater quantity of anti-A agglutinins than ever. जैसे ही बॉडी में कोई ए, किसी इंसान का ब्लड ग्रुप ए है, तो उसमें जैसे ही बी वाला जो ए नहीं है वो इंटर होगा तो इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स शो करेगा, रिएक्शन होगा और एंटीबॉडीज़ बनेंगे. आल्सो द न्यूनेट हैज़ फ्यू if any agglutinins showing that agglutinin formation occur almost entirely after birth. बर्थ के बाद ही शुरू होती है फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़. एग्लूटिनेशन प्रोसेस एंड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन. अगर डोनर या रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप मिसमैच है, तो फॉर एग्जांपल डोनर का बी ब्लड ग्रुप है, डोनर का ए ब्लड ग्रुप है और रेसिपिएंट का बी है. इस बी वाले में एक का ब्लड डाला जाएगा तो उस इंसान में एंटीबॉडी बनेगी ए की, और ये एंटीबॉडी अटैक करेंगी डोनर के आरबीसीज पे और उसको किल कर देंगी. ये पढ़ के देखते हैं. व्हेन ब्लड आर मिसमैच सो डेट एंटी ए और एंटी बी प्लाज्मा एग्लूटिनिन आर मिक्सड विथ आरबीसी डेट कंटेन ए एंड बी एग्लूटिनोजेंस respectively. The red cells agglutinate as result of agglutinins attaching themselves to the RBC because the agglutinin have two binding side. IgG टाइप में 2 बाइंडिंग साइट होती हैं और IgM में 10 बाइंडिंग साइट होती हैं, और इस पर वो अटैच हो जाता है RBC और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है. अ सिंगल एग्लूटिनिन कैन अटैच टू 2 or more RBCs cells at the same time, thereby causing the cell to be bound together by agglutinin. This cause the cells to clump. cells का एक clump बन जाता है, मतलब गुच्छा बन जाता है, which is the process of agglutination. Then these clumps plug small blood vessels throughout the circulatory system. ये small vessels से गुजरते हैं during ensuing hours to days. Either physical distortion of the cells or attack by phagocytic WBCs destroy the membrane of agglutinated cells, releasing डिस्ट्रॉय हो जाता है आरबीसी, जिसमें से हीमोग्लोबिन निकलता है प्लाज्मा में, विच इज़ कॉल्ड हीमोलाइसिस ऑफ आरबीसी. ऐसे हीमोलाइसिस, आरबीसी का टूटना इज़ हीमोलाइसिस ऑफ आरबीसी. Acute hemolysis occur in some transfusion reaction. Sometimes when recipient and donor's blood are mismatched, immediate hemolysis of the cell occurs in the circulatory blood. In this case, the antibodies cause lysis of RBC by activating the complement system. ऐसे केस में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिव किया जाता है जो कि तोड़ता है आरबीसी को, मतलब उसकी लाइसिस करवाता है, which release proteolytic enzyme, the lytic complex, that rupture the cell membrane. Immediate intravascular hemolysis is far less common in agglutination, followed by delayed hemolysis, because not only does there have to be high titer of antibodies for lysis to occur, but also different type of antibodies seems to be acquired, mainly the IgM antibodies. These antibodies are called hemolysins.
जो मतलब आरबीसी को तोड़ती हैं। ब्लड टाइपिंग, before giving a transfusion to a person, it is necessary to determine blood type of the recipient and the blood type of the donor. दोनों का blood type पता होना लाजमी है, वरना immune reaction हो सकता है, so that the blood can be appropriately matched. This is called blood typing and blood matching, and these are performed in the following ways. The red blood cells are first separated from the plasma and dilute with saline. One portion is then mixed. ये प्रोसेस में समझाती हूँ। इसमें ब्लड का ड्रॉप लिया जाता है और उसे स्लाइड्स पे डाला जाता है, जैसे ये एक स्लाइड है, ये एक स्लाइड है, ये एक स्लाइड है। ये ब्लड का ड्रॉप इस पे रखा, इस पे रखा, इस पे रखा। इस बंदे का ब्लड मतलब इससे पता पहले ब्लड ड्रॉप पे डाला जाएगा एंटीबॉडी ए। अगर क्लम्प इसमें डाली जाएगी एंटीबॉडी ए। अगर इसमें क्लम्प बन जाता है, मतलब गुच्छा बन जाता है, प्लग बन जाता है, तो मतलब आरबीसीज पे एंटीजन ए थी और इस एंटीबॉडी ए ने रिएक्शन किया, उसको किल कर दिया। अगर नहीं बनता तो मतलब और कोई एंटीजन होगी। अब दूसरे ड्रॉप्स पे एंटीबॉडी बी डालेंगे। एंटीबॉडी बी, अगर इसमें क्लम्प बन जाएगा, गुच्छा बन जाएगा, प्लग बन जाएगा, तो मतलब इसमें एंटीजन ए थी जिसको एंटीबॉडी इस पे एंटीजन बी थी जिसको एंटीबॉडी बी ने जाके किल कर दिया। एंड अगर दोनों में क्लम्प बना है तो मतलब इसका ब्लड ग्रुप था ए बी। अगर दोनों में क्लम्प बना है, अगर दोनों में ही क्लम्प नहीं बना तो मतलब इसका ब्लड ग्रुप था ओ। इसमें ए था, इसमें बी, ए बी या ओ। एंटी ए एग्लूटिनिन इन अदर पोर्शन विद द एंटी बी एग्लूटिनिन। आफ्टर सेवरल मिनट्स द मिक्सचर, एक में ए डालेंगे और एक में बी। Observe under a microscope if the red blood cell has become clumped, that is agglutinated, when known that an antibody antigen reaction has resulted. Presence plus or absence of the agglutination of 4 types of RBC type O. Red blood cell have no agglutinogen and therefore do not react with either the A antigen, anti-A और B, क्योंकि उसमें एंटीजन्स ही नहीं है तो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। Type A blood has agglutinogens and therefore agglutinates with anti-A। मतलब ब्लड ग्रुप ए जो होगा वो एंटीबॉडी ए के साथ रिएक्ट करेगा, एंड ब्लड ग्रुप बी जो होगा वो एंटीबॉडी बी के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि एंटीबॉडी बी वाले को किल कर देगी एंटीजन को, और एंटीबॉडी ए वाली एंटीजन को किल कर देगी, एंटीजन वाले आरबीसी को किल कर देगी। टाइप ए बी ब्लड हैज़ बोथ ए एंड बी एग्लूटिनोजेंस एंड एग्लूटिनेट्स विद बोथ टाइप ऑफ एग्लूटिनेंट्स। मतलब ये जो ओ ब्लड ग्रुप ओ है तो किसी के साथ एंटी ए भी डालेंगे कोई रिएक्शन नहीं होगा, एंटी बी भी डालेंगे कोई रिएक्शन नहीं होगा। जैसे ब्लड ग्रुप ए है, इस पे ए एंटीजन मौजूद है, अगर एंटी ए डालेंगे मतलब एंटीबॉडी ए डालेंगे तो ये रिएक्शन होगा और ये वाले आरबीसी किल हो जाएंगे, और एंटी बी के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा। ब्लड ग्रुप बी में एंटी ए डालेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, एंटी बी डालेंगे तो बी वाले किल हो जाएंगे। ए बी में दोनों के साथ रिएक्शन होगा, दोनों में से कोई भी एंटीबॉडी डालेंगे तो वो आरबीसीज को किल करेगी। RH ब्लड टाइप्स। Along with the OAB blood type system, the RH blood type system is also important when transfusing blood. The major difference between the OAB system and RH system is the following. The OAB system, the plasma agglutinins responsible for causing transfusion reaction develop spontaneously. ये ABO सिस्टम में उसी वक्त रिएक्शन होता है जब एंटीबॉडी उसकी मतलब ए वाले एक बंदे का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीबॉडी मतलब बी वाला जाएगा तो उसी वक्त उसको एंटीबॉडी बी जो उस रेसिपिएंट के प्लाज्मा में है वो उसे किल कर देंगे, उसके आरबीसीज को। रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली उसी वक्त होगा। वेयर इज इन द RH सिस्टम स्पॉन्टेनियस एग्लूटिनिन ऑलमोस्ट नेवर अकर। इसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं होता, मतलब एक बार आपने वो RH वाला ब्लड ग्रुप डाल दिया तो उस वक्त रिएक्शन नहीं होगा, उस वक्त बॉडी आहिस्ता आहिस्ता ये इतनी जल्दी एंटीबॉडी नहीं बनती, एंटी RH बनाएगी आहिस्ता आहिस्ता। अगर दोबारा आपने उसी में
वो RH डाला तब ये एंटीबॉडी उसके साथ रिएक्ट करेंगी, पहले दफ़े में कोई रिएक्शन नहीं होगा। इनिशियली द पर्सन फर्स्ट बी मैसिवली एक्सपोज टू एन RH एंटीजन such as by transfusion of blood containing the RH antigen before enough agglutinin to cause a sufficient transfusion reaction will develop। मतलब बहुत सारी एंटीबॉडीज़ बना देगी तो दूसरी बार में रिएक्शन होगा, पहली बार में नहीं होगा। RH एंटीजन, RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव पीपल। द 6 कॉमन टाइप्स ऑफ RH एंटीजन होती हैं जिसमें जिनको RH फैक्टर कहा जाता है। these type are designated कैपिटल C, कैपिटल D, कैपिटल E, स्मॉल c, स्मॉल d, स्मॉल e। अ पर्सन हु मतलब इसमें से इम्पोर्टेंट ये D वाली है। अगर ये मतलब ये आप समझ लें कि ये कैपिटल वाली अगर प्रेजेंट होंगी तो स्मॉल वाली एब्सेंट होंगी, स्मॉल वाली प्रेजेंट होंगी तो कैपिटल वाली एब्सेंट होंगी। तो ये D ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस करते हैं। अगर ये D प्रेजेंट है तो ये स्मॉल d एब्सेंट होगी, अगर ये D एब्सेंट है ये तो ये स्मॉल d प्रेजेंट होगी। तो अगर ये कैपिटल D प्रेजेंट है तो उसका पॉजिटिव RH पॉजिटिव होगा, और अगर ये कैपिटल D एब्सेंट है तो वो RH नेगेटिव होगा। द पर्सन हु हैज C एंटीजन डज नॉट हैव द स्मॉल c एंटीजन, बस द पर्सन मिसिंग द कैपिटल C एंटीजन ऑलवेज हैव द स्मॉल c एंटीजन, जैसे कि मैंने बताया। द सेम इज़ ट्रू फॉर D एंड E एंटीजन्स। कैपिटल प्रेजेंट हो गए तो स्मॉल नहीं होंगे। आल्सो बिकॉज ऑफ द मैनर ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ दिस फैक्टर ईच पर्सन हैज़ ऑफ ईच ऑफ द 3 पेयर्स ऑफ द एंटीजन। The type D antigen is widely prevalent in the population and considerably more antigenic than the other RH antigens. Anyone who has this type of antigen is said to be RH positive, whereas a person who has do not type of D antigen is said to be RH negative. However, it must be noted that even in RH negative people, one of the other RH antigen can still cause transfusion reaction, although the reaction are usually much milder. About 85% of all white people are RH positive and 15 are RH negative. वाइट जो लोग होते हैं उनमें से 85% RH पॉजिटिव होते हैं, और तकरीबन ये एनालाइज किया गया है कि 15% RH नेगेटिव होते हैं। इन अमेरिकन ब्लैक्स द परसेंटेज ऑफ RH पॉजिटिव इज़ अबाउट 95% RH पॉजिटिव होते हैं, वेयर इज़ इन अफ्रीकन ब्लैक्स इट इज़ वर्चुअली 100% RH पॉजिटिव होते हैं। याद रखें भी ठीक है, नहीं रखें भी तो चल जाएगा। RH immune response, formation of anti-RH agglutinins. When RBCs containing RH factor are rejected in a person, those blood does not contain the RH factor that is into a RH negative person में अगर RH पॉजिटिव वाला ब्लड RH नेगेटिव पर्सन में डाला जाएगा और एंटी RH एग्लूटिनिन डेवलप स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती है, रीचिंग मैक्सिमम कंसनट्रेशन ऑफ एग्लूटिनिन्स अबाउट 2 to 4 मंथ में मैक्सिमम होती हैं। दिस इम्यून रिस्पॉन्स अकर टू अ मच ग्रेटर एक्सटेंड इन सम पीपल देन इन अदर्स। ये बंदे पे डिपेंड करता है, किसी में बहुत मतलब एक्सटेंड होगा ये रिएक्शन, किसी में बहुत स्लो होगा। विथ मल्टीपल एक्सपोजर ऑफ द RH फैक्टर इन RH नेगेटिव पर्सन इवेंचुअली बिकम स्ट्रॉन्गर सेंसिटाइज टू RH फैक्टर। पहली दफ़े में कोई रिएक्शन नहीं होता, सिर्फ एंटीबॉडीज़ बनती है। दूसरी बार में क्योंकि एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं, अगर RH फैक्टर जाएगा तो उसको मार डालेंगी। Characteristic of RH transfusion reaction. If an RH negative person has never before being exposed to a RH positive blood, the transfusion of RH positive blood into that person will likely cause no immediate reaction. कोई immediate reaction नहीं होगा, क्योंकि ये जो RH फैक्टर है ना, ये हमें वो हमें एंटीजन A B वो तो हमें खाने से या बैक्टीरिया से मिल रही थी, ये हमें कहीं से नहीं मिलता। तो जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़ होगा तो ये हमारी बॉडी में इंटर होगा, फिर 2 से 4 मंथ में एंटीबॉडीज़ बनेंगी, तो उस वक्त कोई रिएक्शन नहीं होगा। whereas anti-RH antibodies can develop in sufficient quantity during the next 2 to 4 weeks to cause agglutination of those transfused cells that are still circulating in the blood.
These cells are then homolyzed by the tissue macrophage system. Then a delayed transfusion reaction occur, although it is usually mild. मतलब 2 से 4 वीक बाद थोड़ी सी एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी, वो उन आरबीसी जो बच्चे होंगे डोनर वाले उनको किल कर देंगी. ये रिएक्शन माइल्ड होता है. आ गया. On subsequent transfusion of Rh positive blood into the same person who is now already immunized against the Rh factor, the transfusion reaction greatly enhanced and can immediate and is severe as a transfusion reaction caused by mismatch टाइप ए एंड बी ब्लड ग्रुप. अगर दूसरी बार इसमें RH फैक्टर इस बंदे में डाला जाएगा तो ये इतना ही इंटेंस होगा जैसे ए और बी एंटीजन वाला इम्यून रिएक्शन बहुत इंटेंस होता है. एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस होमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ द न्यूबॉर्न. ये मतलब एक वुमेन है, उसका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है. इसमें ये सारा बताया गया. RH नेगेटिव है और उसके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है. तो ये अब प्रेग्नेंट है, तो इसमें वो जो बेबी है इसका वो RH पॉजिटिव है. इसका जो बेबी पैदा होने वाला है वो RH पॉजिटिव है. तो जब इसकी डिलीवरी होगी ना तो थोड़ा सा ब्लड इस बेबी वाला वो मदर में चला जाता है, थोड़ी सी लीकेज हो जाती है प्लेसेंटा से. तो ये जब मदर में जाएगा तो मदर की बॉडी इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना देगी. एंटीबॉडीज़ RH के फैक्टर के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना देगी. तो ये वुमेन जब दोबारा प्रेग्नेंट होगी, दोबारा फॉर एग्जांपल ये दोबारा प्रेग्नेंट है और इसका दूसरा बच्चा है वो भी RH पॉजिटिव है, तो इसकी बॉडी ने तो RH पॉजिटिव के खिलाफ मतलब बना दी थी एंटीबॉडीज़. तो ये एंटीबॉडीज़ जाके बेबी के आरबीसीज को जाके किल करेंगे और ये बच्चा एनीमिया के साथ पैदा होता है. ये पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है. बेसिक कॉन्सेप्ट तो मैंने दे दिया. एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस इज अ डिजीज ऑफ द फीटस एंड न्यूबॉर्न चाइल्ड कैरेक्टराइज्ड बाय एग्लूटिनेशन एंड फेगोसाइटोसिस ऑफ फीटस आरबीसीज. In most instances of erythroblastosis fetalis, the mother is Rh negative है and the father is Rh positive. The baby is inherited the Rh positive antigen from the father. Baby Rh positive है and the mother develop anti-Rh agglutinin from exposure to fetus Rh antigen. In turn, the mother's agglutinins diffuse through the placenta into the fetus and cause RBC agglutination. मतलब मदर की बॉडी में वो एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं RH की और वो जाके बेबी के आरबीसीज को किल करेंगी. ये सिंपल सी बात इसमें लिखी हुई है. इंसिडेंट ऑफ द डिजीज़ इन RH negative mother having the first RH positive baby usually does not develop sufficient anti-RH agglutinin to cause any harm. पहले बच्चे को कोई harm नहीं होता. However, about 3% of the second RH positive babies exhibit some signs of erythroblastosis fetalis. 3% बच्चों में होता है, दूसरे 3% बच्चों में होता है ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस. एंड 10% जो थर्ड बेबीज़ होते हैं वो ये डिज़ीज़ एक्सहेबिट करते हैं, मतलब इनको होती है. एंड द इंसिडेंट राइजेस प्रोग्रेसिवली विथ सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज. जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाएंगी चांसेस बढ़ते जाएंगे. इफेक्ट ऑफ द मदर्स एंटीबॉडीज़ ऑन द फीटस. आफ्टर anti-RH antibodies has formed in the mother, they diffuse slowly through the placental membrane in the fetus blood. fetus blood में जाएंगे. there they cause agglutination of the fetus blood. बच्चे की मतलब fetus की RBCs पे अटैक करेंगे, agglutination cause करेंगे, RBCs को वो hemolysis करेंगे. their agglutinated RBCs subsequently homolyze releasing hemoglobin in the blood. The fetus macrophages then convert the जैसे ही RBCs मतलब टूटते हैं तो हीमोग्लोबिन रिलीज़ होता है. इस हीमोग्लोबिन को द फीटस के मैक्रोफेजेस कन्वर्ट करेंगे बिलिरुबिन में. विच काजेज द बेबीज स्किन टू बिकम येलो. इस बेबी को पैदा होते साथ ही जॉइंटस भी होता है. द एंटीबॉडीज कैन आल्सो अटैक एंड डैमेज अदर सेल्स ऑफ द बॉडी. ये दूसरे सेल्स को भी अटैक कर सकते हैं.
Clinical picture of erythroblastosis blastosis fatalis. The jaundiced erythroblastic baby, newborn baby is usually anemic at birth क्योंकि इसके RBCs बहुत किल हो चुके हैं, मतलब टूट चुके हैं, हेमोलाइज हो चुके हैं. The anti-RH agglutinins from the mother usually circulate in the infant's blood for another. पैदा होने के 1-2 महीने तक भी ये एंटीबॉडीज़ बच्चे में रहती हैं आफ्टर बर्थ, डिस्ट्रॉइंग मोर एंड मोर RBCs, और RBCs को डिस्ट्रॉय करती रहती हैं. द हेमोटोपोइटिक टिश्यू ऑफ द इन्फेंट अटेम्प्ट टू रिप्लेस द हेमोलाइज्ड RBC. द लिवर एंड स्प्लीन बिकम ग्रेटली. इन बच्चों की लिवर एंड स्प्लीन बहुत इनलार्ज होती हैं and produce RBC in the same manner that they normally do during the middle of gestation. Because of the rapid production, RBCs टूट रहे हैं तो बॉडी को सिग्नल्स मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा RBCs बनाने के. तो rapid production of red cells, many early form of RBCs including many nucleated blastic forms are passed in the baby's bone marrow into the circulatory system from the. तो ये मतलब मैनी न्यूक्लिएटेड ब्लास्टिक फॉर्म्स, मतलब अर्ली फॉर्म्स, मतलब RBCs फुल नहीं बने, वही सर्कुलेशन में आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि रैपिड प्रोडक्शन हो रही है, बॉडी को समझ ही नहीं आ रहा कुछ. एंड इट इज़ बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ दीज न्यूक्लिएटेड ब्लास्टिक RBCs डेट द डिजीज इज कॉल्ड एरिथ्रो. इसीलिए इसको एरिथ्रोब्लास्ट ही ब्लड में जाना शुरू हो जाएंगे, इसीलिए इसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फटेलिस कहा जाता है. अल्थ्रो द सेवियर एनीमिया ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फटेलिस इज यूजुअली द काज ऑफ द डेथ. मतलब सिवियर अनीमिया होगा बेबी को तो उसकी डेथ हो जाएगी. मेनी चिल्ड्रेन हु बेयरली सर्वाइव द एनीमिया एक्सेबिट परमानेंट मेंटल इम्पेयरमेंट और डैमेज्ड मोटर एरियाज, मतलब मेंटल रिटार्डेशन होगी, मोटर एरियाज पे डैमेज होंगे ऑफ द ब्रेन बिकॉज ऑफ precipitation of bilirubin in the neuronal cells causing destruction of many, a condition called kernicterus. मतलब बिल्यूरुबिन जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, न्यूरोनल सेल्स को डैमेज करेगा जिसकी वजह से वो ब्रेन के मोटर एरियाज जो होते हैं वो भी डैमेज होंगे और मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकती है. ट्रीटमेंट ऑफ द एरिथ्रोब्लास्टोसिक neonate. One treatment for erythroblastosis fatalis is to replace the neonate's blood with RH negative blood. मतलब बच्ची की ब्लड ही चेंज कर दी जाए, सारी की सारी RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप डाला जाए. अबाउट 400 milliliters ऑफ RH नेगेटिव ब्लड इज इन्फ्यूज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 1.5 और मोर आवर्स, while the neonate on RH positive blood is removed. The procedure may be repeated several times during the first few weeks of life, mainly to keep the bilirubin level low and thereby prevent ये disease kernicterus ना हो. By the time these transfused RH negative cells are replaced with the infant on RH positive cells. A process that requires 6 or more weeks, the anti-RH agglutinins that had come from the mother will be destroyed. मतलब 6 और ज़्यादा वीक्स में डिस्ट्रॉय होती हैं और बच्चा नॉर्मली जी सकते हैं. Prevention of erythroblastosis fatalis. The D antigen of the RH blood group system is primarily culprit in causing the immunization of the RH negative mother to a RH positive fetus. A dramatic reduction in the incidence of erythroblastosis fatalis was achieved with the development of RH immunoglobulin and RHD antibody. ये एक इंजेक्शन में RHD एंटीबॉडी होती है, उसका नाम होता है रोगाम. ये नाम होता है इंजेक्शन का. ये मदर में लगानी होती है हमें. जैसे उसका पहला बच्चा पैदा हुआ वो RH पॉजिटिव है तो ये हम मदर में लगा देंगे रोगाम. ये मदर में 72 आवर्स तक लगानी होती है ताकि इससे क्या होता है कि जो मदर के में बनी है एंटीबॉडीज़ और RH की वो किल हो जाती हैं.
इट डेट मतलब एंटीबॉडीज़ नहीं किल हो जाती, वो जो ब्लड थोड़ा सा बेबी से आया है RH पॉजिटिव वाला, जब तक मदर एंटीबॉडीज़ बनाए वो ब्लड वो RBCs किल कर दिए जाते हैं ताकि इम्यून सिस्टम को पता ही ना चले और वो एंटीबॉडीज़ ही ना बनाए। तो द एक्सपेक्टेंट मदर स्टार्टिंग टू 28 to 30 weeks of gestation, the anti-D antibody is also administered to RH negative women who deliver RH positive babies to prevent sensitization of the mother to the D antigen. That greatly reduces the risk of developing large amount of D antibodies during the second pregnancy. जैसे ताकि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस ही ना हो, बने ही ना, और सेकंड प्रेगनेंसी में इशू ना हो। द मैकेनिज्म बाय विच RH immunoglobulin prevents sensitization of the D antigen is not completely understood. But one effect of the anti-D antibody is to exhibit antigen-induced B lymphocytes antibody production in the expectant mother. The administered anti-D antibody also attaches to D antigen sites on RH positive fetal red blood cells that may cross the placenta से जो मदर में गए हैं उनको ये किल कर देंगी and enter the circulation of the expected mother, thereby interfering with the immune response in the D antigen. Transfusion reaction resulting from mismatched blood types. If donor blood of one blood type is transfused into the recipient who is another blood type, मतलब mismatch transfusion होगी तो a transfusion reaction is likely to occur in which the RBCs of the donor blood are agglutinated, मतलब hemolyze होंगे जो donor के RBCs गए हैं recipient की body में. It is rare that the transfused blood causes agglutination of the recipient cells. मतलब जो जाहिर सी बात है जो ब्लड गया है डोनर का उसमें प्लाज्मा भी होंगे. अगर डोनर का ब्लड ग्रुप ए है और रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप बी है तो इसमें एंटीबॉडी ए होंगी जो कि डोनर के आरबीसीज को किल कर देंगे. मगर जो डोनर का ब्लड है उसमें भी तो प्लाज्मा में बी की एंटीबॉडीज़ होंगी ना, वो क्यों नहीं किल कर रही मतलब रेसिपिएंट के आरबीसीज को? बिकॉज जो प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ होती हैं वो रेसिपिएंट का ब्लड बहुत ज़्यादा है और ये 0.5 लीटर ट्रांसफ़र हो रहा है, रेसिपिएंट का ब्लड है 5 लीटर्स. तो ये जो एंटीबॉडीज़ डोनर की होंगी वो जाके डाइल्यूट हो जाएंगी, वो कोई रिएक्शन शो नहीं करेंगे, इसीलिए रेसिपिएंट के आरबीसीज डैमेज नहीं होते. The plasma portion of the donor blood immediately become diluted by the all plasma of the recipient, dilute हो जाता है, thereby decreasing the titer of infused agglutinins to a level usually too low to cause agglutination, जिसकी वजह से agglutination ये cause नहीं कर पाती. Conversely, the small amount of infused blood does not significantly dilute the agglutinins in the recipient's plasma. Therefore, the recipient's agglutinin can still agglutinate the mismatched blood cells. All transfusion reaction eventually cause either immediate hemolysis resulting from the hemolysins and other later hemolysis resulting from phagocytosis of agglutinated cells. The hemoglobin released from the RBCs is then converted to the by the phagocytes. जो RBCs जाहिर सी बात है RBCs की hemolysis होगी, वो टूटेंगे, उसमें से जो हीमोग्लोबिन निकलेगा वो फेगोसाइट्स कन्वर्ट कर देंगे ब्लूरुबिन में एंड लेटर एक्सक्रीटेड इन द ब्लड बाय द लिवर, बाइल बाय द लिवर, बाइल के ज़रिए लिवर के ज़रिए बाइल में आ जाएगा और निकल जाएगा. The concentration of bilirubin in the body fluid often rise high enough to cause jaundice. अगर ये bilirubin की concentration बहुत बढ़ गई बॉडी में तो jaundice हो सकता है. This is a person internal tissue and skin become yellowed with yellow bile pigment. येलो बाइल पिगमेंट है जिसकी वजह से स्किन आपकी येलो नज़र आती है जॉन्डिस में. बट इफ़ लिवर फंक्शन इज़ नॉर्मल द बाइल पिगमेंट विल बी एक्सक्रीटेड इनटू द intestine by way of the liver bile, so jaundice usually
डज नॉट अपीयर। अगर लिवर नॉर्मल फंक्शन कर रही है, अच्छा अपना काम कर रही है, तो ये बाइल के ज़रिए निकल जाएगा बिलिरुबिन और कोई वो हो नहीं होगा जॉइंटस। इन एन अडल्ट पर्सन अनलेस 400 लीटर ऑफ द ब्लड हीमोलाइज्ड लेस देन अ डे। अगर 400 मिलीलीटर्स ब्लड हीमोलाइज हुआ, उसमें से हीमोग्लोबिन निकली और वो कन्वर्ट हुई बिलिरुबिन में, तो हो सकता है मतलब जॉइंटस हो के चांसेस हैं। acute kidney shutdown after transfusion reaction, one of the most lethal मतलब dangerous effect of transfusion reaction is kidney failure। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अगर मिसमैच है, इम्यून रिएक्शन शो हो रहा है, तो इसका मेन जो मतलब बहुत डेंजरस इफेक्ट हो सकता है वो है किडनी फेल्यूर, विच कैन बिगिन विथ अ फ्यू मिनट्स टू फ्यू आवर्स और कंटिन्यू अंटिल द पर्सन डाइज ऑफ रीनल फेल्यूर। The kidney shutdown seems to be result from the 3 causes। तीन चीज़ों की वजह से किडनी शटडाउन हो सकती है। पहली है द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ऑफ द ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन रिलीजेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द हिमोलाइजिंग ब्लड डेट काज पावरफुल रीनल वेसोकंस्ट्रिक्शन। Second, loss of circulating RBCs in the recipient along with production of toxic substances from the hemolyzed cells and from the immune reaction often cause circulatory shock. The arterial blood pressure falls very low and renal blood flow and urine output decreases. Third, if the total amount of free hemoglobin released in the circulatory blood is greater than the quantity that can bind with हेपेटोग्लोबिन, ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ। प्लाज्मा प्रोटीन डेट माइंड स्मॉल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, मच ऑफ द एक्सेस लीक थ्रू द glomerular membranes in the kidney tubules. If the amount is still slight, it is reabsorbed through the tubular epithelium into the blood and will cause no harm। मतलब किडनी फेलियर के बेसिक 3 रीजंस होते हैं। पहला, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के नतीजे में टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं हेमोलाइज ब्लड में से, जो रीनल वेजो कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, जिसकी वजह से किडनी शट डाउन होती है। वेजो कंस्ट्रक्शन मतलब तंग कर देना, डायमीटर कम कर देना, एंड एक्यूट किडनी फेल्यूर हो सकता है। दूसरा, आरबीसीज कम हो जाएंगे और टॉक्सिक सब्सटेंसेस की प्रोडक्शन होगी हेमोलाइज सेल्स से, मतलब जो सेल टूटे हैं उनसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस निकलेंगे, एंड इम्यून रिएक्शन से ऑफ्टन काज सर्कुलेटरी शॉक, जिसकी वजह से आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर कम होता है और रीनल ब्लड फ्लो एंड यूरिन आउटपुट भी कम हो जाता है। तीसरा काज है हीमोग्लोबिन आरबीसी से निकलने के बाद हेप्टोग्लोबिन, जैसे ही आरबीसी से हीमोग्लोबिन निकलता है वो हेप्टोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसके साथ बाइंड हो जाता है। अगर आरबीसी की बहुत ज़्यादा हीमोलाइसिस हो रही है और बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन हो जाता है, तो हेप्टोग्लोबिन से मतलब अगर हेप्टोग्लोबिन की कंसंट्रेशन हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और हेप्टोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम है, तो किडनीज में जाके किडनी टिब्यूल्स डैमेज करता है हीमोग्लोबिन। अगर रीनल किडनी भी एक हद तक ग्लोबिन को एब्जॉर्ब करवाएगी थ्रू द टेबुलर एपिथेलियम इनटू द ब्लड, उससे भी ज़्यादा होगा, मतलब एब्जॉर्ब करवाने से भी हद बढ़ जाएगी तो डैमेज होगी किडनी, जाहिर सी बात है। अगर रीनल शटडाउन एक्यूट और सही ना हो सके तो इंसान की 7 to 12 डेज़ में डेथ हो जाती है। एब्जॉर्ब थ्रू द टेबुलर एपिथेलियम इन द ब्लड एंड विल काज नो हार्म। इफ इससे भी ज़्यादा हो देन ओनली अ स्मॉल परसेंटेज इज एब्जॉर्ब्ड, येट वाटर कंटिन्यूज टू बी एब्जॉर्ब्ड, मतलब थोड़ा सा एब्जॉर्ब होगा, एंड काजिंग टिब्यूलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन टू राइज सो हाई दैट द हीमोग्लोबिन प्रेसिपिटेट एंड ब्लॉक मेनी ऑफ द किडनी टिब्यूल्स, किडनी में जमा हो जाएगा। थस रीनल वेजो कंस्ट्रक्शन, सर्कुलेटरी शॉक एंड रीनल टिब्यूलर ब्लॉकेज टुगेदर काज एक्यूट रीनल शटडाउन। मतलब पहले उससे रीनल वेजो कंस्ट्रक्शन होगी पहले काज से, दूसरे से सर्कुलेटरी शॉक और तीसरे से रीनल टिब्यूलर ब्लॉकेज टुगेदर काज एक्यूट रीनल शटडाउन। If the shutdown is complete and fails to resolve, the patient dies within a week, मतलब 7 to 12 days में डेथ हो जाएगी।
अनलेस ट्रीटेड विद आर्टिफिशियल किडनी ट्रांसप्लांट अगर होगा तो पेशेंट बच सकता है। ट्रांसप्लांट ऑफ टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स, ये ब्लड वाली एंटीजन बॉडी में दूसरी जगहों पर भी प्रेजेंट होती हैं एंड बॉडी के टिश्यूज़ पे दूसरी भी एंटीजन लगी होती हैं। तो अगर मिसमैच ब्लड हो या ऑर्गन कुछ भी आएगा तो रेसिपिएंट की बॉडी इम्यून रिएक्शन शो करेगी। अगर ट्रांसप्लांट हो रहा है किसी चीज़ का सेम मतलब most of the different antigens of the RBC dead cast transfusion reaction are also widely present in the other cells of the body and each bodily tissues has its own additional complement antigen, मतलब टिश्यूज़ पे ऑर्गन पे हर जगह एंटीजन्स अपनी अपनी लगी हुई हैं। Consequently a foreign cells transplanted anywhere in the body of a recipient can produce immune reaction। कुछ भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़ हो, ऑर्गन हो, टिश्यू हो, इम्यून रिएक्शन शो हो सकता है अगर वो मिसमैच हैं तो। इन अदर वर्ड्स मोस्ट रेसिपिएंट्स आर जस्ट एज एबल टू रेजिस्ट इन्वेजन बाय फॉरेन टिश्यूज़ सेल्स एज टू रेजिस्ट इन्वेजन ऑफ बाय फॉरेन बैक्टीरिया और रेड सेल्स। ऑटोग्राफ्ट्स, आइसोग्राफ्ट्स, एलोग्राफ्ट्स एंड जीनोग्राफ्ट, मतलब अगर ट्रांसप्लांट हो रहा है किसी चीज़ का सेम पर्सन में, एक मतलब ये एक पर्सन है, इसके हैंड पे कोई ये कट स्किन इसकी उतर गई है, कहीं भी किसी भी जगह से दूसरी जगह से वो स्किन का पार्ट लेके उसकी उस जगह पे लगा देना। मतलब एक पर्सन से बॉडी का एक पार्ट दूसरे, मतलब एक चीज़ दूसरे पार्ट में कन्वर्ट हो रही है, स्किन का फ्लैप उतार के लगा दिया, तो इसे हम दिस इज़ नोन एज ऑटोग्राफ्ट। और अगर ट्रांसफ्यूजन किसी ऑर्गन टिश्यू की ट्रांसफ्यूजन हो रही है आइडेंटिकल ट्विन्स के बीच में, ये दोनों फॉर एग्जांपल आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, इसका कोई ऑर्गन इसे दे दिया या इसका कोई ऑर्गन इसे दे दिया, तो इसे कहते हैं ग्राफ्ट्स। और अगर एक इंसान से कोई पार्ट निकाल के, ये आइडेंटिकल ट्विन्स नहीं है, अगर इससे ये कोई पार्ट निकाल के इसमें डाल दिया तो दिस इज़ कॉल्ड एलोग्राफ्ट्स। ज़्यादातर ये एलोग्राफ्ट ही होता है एक पर्सन से, क्योंकि सबका आइडेंटिकल ट्विन होना पॉसिबल तो नहीं है ना। एक मतलब ये एक एनिमल है और ये एक इंसान है, तो इससे कोई चीज़ निकाल के इसमें डाल देना, मतलब एक स्पीशी की लिविंग से कोई पार्ट निकाल के दूसरे स्पीशी की लिविंग में डाल देना, दिस इज़ नोन एज जीनोग्राफ्ट। तो ये रीड कर लेते हैं। A transplant of tissue or whole organ from one part of the same animal to another part is called autograft. From one identical twin to another is isograft. From one human being to another or from any animal to another animal to the same species and allograft. And from a lower animal to a human being or from an animal to one species of to in one of the another species called xenograft। जो मैंने एक्सप्लेन की, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ सेलुलर टिश्यूज़, जो इन केस ऑफ ऑटोग्राफ्ट एंड आइसोग्राफ्ट, मतलब एक इंसान कई वो निकाल के उसी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में डाल देना, या आइडेंटिकल ट्विन्स वाले में सेल्स इन द ट्रांसप्लांट कंटेन virtually the same type of antigens in the tissues of the recipient and will almost always continue to live normally and indefinitely if an adequate blood supply is provided। मतलब इसमें इम्यून रिएक्शन शो नहीं होता क्योंकि जो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं उनका जेनेटिक मेकअप सेम है और ये तो है ही सेम इंसान, तो इसमें इम्यून रिएक्शन ये ज़्यादा सर्वाइव करते हैं, इनमें कोई नॉर्मल सर्वाइव करते हैं, इनमें कोई इम्यून रिएक्शन नहीं होता। एट द अदर एक्सट्रीम इन द केस ऑफ जीनोग्राफ्ट इम्यून रिएक्शन ऑलमोस्ट ऑलवेज अकर। जीनोग्राफ्ट जाहिर सी बात है एनिमल से कोई चीज़ इंसान में डाल रहे हैं तो इम्यून रिएक्शन, एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी में डाल रहे हैं तो इम्यून रिएक्शन तो जाहिर सी बात है होगा, हर बार होता है। काजिंग डेथ ऑफ द सेल इन द क्राफ्ट विद इन 1 to 5 weeks, 1 day to 5 weeks आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन अनलेस सम स्पेसिफिक थेरापी इज़ यूज टू प्रिवेंट द इम्यून रिएक्शन। ये रिएक्शन होगा और डेथ हो जाएगी। सम ऑफ द डिफरेंट सेलुलर टिश्यूज़ एंड ऑर्गन डेट हैव बीन ट्रांसप्लांटेड इज एलोग्राफ्ट, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में आइदर एक्सपेरिमेंटली अर्न फॉर
थेरापेटिक पर्पसेस कि इलाज के लिए या एक्सपेरिमेंट के लिए ट्रांसफ़र किया जाए फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कुछ ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, टिश्यूज़ ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, किडनी जैसे स्किन, हार्ट, लिवर, ग्लैंडुलर टिश्यू, बोन मेरो, लंग्स विथ प्रॉपर मैचिंग। पहले फुल प्रॉपर मैचिंग की जाती है जैसे कि रेसिपिएंट की बॉडी उसे रिजेक्ट ना करे, इम्यून रिएक्शन शो ना करे ऑफ द टिश्यू बिटवीन पर्सन। मैनी किडनी एलोग्राफ्ट्स have been successful for at least 5 to 15 years. An allograft liver and heart transplant is for 1 to 15 years. Attempts to overcome immune reaction in transplanted tissue. मतलब कैसे इम्यून रिएक्शन को ओवरकम किया जाता है कोई भी टिश्यू ट्रांसप्लांट किया जाए तो इम्यून रिएक्शन शो ना हो। बिकॉज द एक्सट्रीम potential importance of transplanting certain tissues and organs, serious attempts have been made to prevent antigen-antibody reaction associated with transplantation. The following specific procedures have met with some degree of clinical and experimental success. कुछ चीज़ें की गई हैं इम्यून रिएक्शन को रोकने के लिए आफ्टर ट्रांसप्लांट। दो अप्रोचेस हैं, एक तो अच्छी सी मैचिंग की जाए बिटवीन डोनर एंड रेसिपिएंट ताकि आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन इम्यून रिएक्शन ना हो। जो ट्रांसप्लांटेशन में एंटीजन होती है दे आर कॉल्ड ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, मतलब टिश्यू टाइपिंग द ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन HLA complex of antigens. The most important antigen for causing graft reaction are a complex called HLA antigen. 6 of these are present on the tissue cell membrane of each person, but there are about 150 different HLA antigen to choose from. 150 different हैं तो जिसमें से therefore this present more than 1 trillion से ज़्यादा पॉसिबल जिसके कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो ये मैच करना तो सीरियसली इम्पॉसिबल है, मतलब कॉन्सिक्वेंटली इट्स virtually impossible for 2 person except in the identical twins में जेनेटिक मेकअप सेम है तो उनमें से सेम ही होंगे, उनमें हो जाता है आराम से to have the same 6 HLA antigens. Development of significant immunity against any one of these antigen can cause graft reaction. इन 6 में से कोई भी अगर मिसमैच होगी तो graft reaction, immune reaction शो होगा। The HLA antigen occur on the white blood cells as well as on the tissue cells. Therefore, tissue typing for these antigen is done on the membrane of lymphocytes that have been separated from the person's blood. ब्लड मतलब पर्सन का ब्लड लिया जाता है जिसमें से लिम्फोसाइट्स सेपरेट किए जाते हैं। द लिम्फोसाइट फेकोसाइट्स आर मिक्सड विद अप्रोप्रिएट एंटीसेरा एंड कंप्लीमेंट। After incubation, the cells are tested for membrane damage, usually by testing the rate of transmembrane uptake by the lymphocytic cells of a special dye. तो ट्रांसप्लांट से पहले डोनर और रेसिपिएंट का ब्लड ले लेते हैं एंड उसके लिम्फोसाइट्स पे चेक करते हैं कि HLA मैच हो रही है या नहीं। आइडेंटिकल ट्विंस का होगा मैच क्योंकि जेनेटिक मेकअप सेम है। दूसरी इम्यून रिएक्शन को रोकने के लिए एंटी इम्यून थेरापी और इम्यून सप्रेसिंग थेरापी दी जाती है। ये पहले पढ़ लेते हैं। सम ऑफ द HLA एंटीजन आर नॉट सेवियरली एंटीजेनिक फॉर विच टाइप precise match of some antigen between the donor and recipient are always essential to allograft acceptance. Therefore, by obtaining the best possible match between donor and recipient, the grafting procedure has become far less hazardous. मतलब ये मैचिंग बहुत कम होती है, मतलब बहुत मुश्किल है डोनर ढूंढना। मैच मतलब मिसमैच जाएगा तो जाहिर सी बात है डेथ ही वैसे भी होगी, तो बहुत मुश्किल है ढूंढना। द बेस्ट सक्सेस हैज़ बीन विद टिश्यू टाइप मैचेस बिटवीन सिबलिंग्स एंड बिटवीन पेरेंट्स एंड चाइल्ड। इसमें मैचिंग की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं सिबलिंग्स में या पेरेंट चाइल्ड में। द मैच इज़ इन आइडेंटिकल ट्विंस इज़ एग्जैक्ट, क्योंकि जेनेटिक जैसे कि मैं बार बार बता रही हूँ कि आइडेंटिकल ट्विंस का जेनेटिक मेकअप सेम होता है तो उनमें तो मैचिंग आराम से हो जाती है। सो ट्रांसप्लांट बिटवीन आइडेंटिकल ट्विंस आर ऑलमोस्ट नेवर रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ द इम्यून रिएक्शन। कभी भी रिजेक्ट नहीं होता, तकरीबन कभी रिजेक्ट नहीं होता। प्रिवेंटेशन ऑफ ग्राफ्ट रिएक्शन बाय सप्रेसिंग द इम्यून सिस्टम,
मतलब दूसरे इम्यून सिस्टम को रोकने के लिए एंटी इम्यून थेरापी और इम्यून सप्रेसिंग थेरापी दी जाती है ताकि टी सेल्स को रोक दिया जाए। तो जब टी सेल्स काम नहीं करेंगे तो भले किसी का ऑर्गन आप किसी में डाल दें तो इम्यून सिस्टम रिएक्ट नहीं करेगा, इसके बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड हो चुका है। इफ़ द इम्यून सिस्टम वर कम्प्लीटली सप्रेस्ड, ग्राफ्ट रिजेक्शन कुड नॉट अकर। In fact, in a person who has serious depression of the immune system, graft can be successful without the use of significant therapy to prevent rejection. But in the normal person, even with the best possible tissue typing, allograft seldom resist rejection for more than a few days or weeks without use of specific therapy to suppress the immune system. Therefore, because of the red cells are mainly the portion of the immune system almost for killing graft cells, their suppression is much more important than suppression of plasma antibodies. इनको सप्रेस किया जाता है, इम्यून सिस्टम को ही सप्रेस किया जाता है। सम ऑफ द थेरापेटिक एजेंट्स डेट हैव बीन यूज फॉर, कुछ ड्रग्स यूज़ होती है इम्यून सिस्टम को सप्रेस्ड करने के लिए, जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन देते हैं तो ये इंटरल्यूकिन 2 नहीं बनता, ये ड्रग देते हैं तो इंटरल्यूकिन 2 नहीं बनता है, और इंटरल्यूकिन 2 नहीं बनेगा तो टी सेल्स प्रोलिफरेट नहीं होंगे। जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन आइसोलेट फ्रॉम द एडिनल कॉर्टेक्स ग्लैंड, और ड्रग विथ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड like cavity which suppress the growth of lymphoid tissue and therefore decrease formation of antibodies and T cells, जिसकी वजह से एंटीबॉडीज़ और टी सेल्स की फॉर्मेशन कम हो जाती है। वेरियस ड्रग्स डेट हैव टॉक्सिक इफेक्ट ऑन लिम्फॉइड सिस्टम एंड देयरफॉर ब्लॉक फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ एंड टी सेल्स। कुछ ड्रग्स दी जाती हैं जो एंटीबॉडीज़ और टी सेल्स की फॉर्मेशन को ही ब्लॉक कर देती हैं, स्पेशली द ड्रग एजाथियोप्राइन, ये एक ड्रग है जो ब्लॉक कर देती है फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ एंड टी सेल्स। cyclosporine which has a specific inhibitory effect on the formation of helper T cells and therefore is especially efficacious in blocking the T cells reaction. This has proved to be one of the most variable all of the drug, ये बहुत important drug है। It does not depress some other portion of the immune system, ये दूसरे पोर्शंस पे कुछ नहीं करती बल्कि ये टी हेल्पर सेल्स की फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देती है और टी सेल्स रिएक्शन को ब्लॉक कर देती है। यूज़ ऑफ दीज एजेंट्स ऑफ्टन लीव्स द पर्सन अनप्रोटेक्टेड। अगर वो वाइट ब्लड सेल्स ही, इम्यून सिस्टम ही सप्रेस्ड हो जाएगा तो दूसरे जो इन्फेक्शन आते हैं बॉडी में उनसे कौन लड़ता है? इम्यून सिस्टम लड़ता है। तो ये सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, मतलब इन्फेक्शंस की बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। पर्सन अनप्रोटेक्टेड होगा फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेस। देयरफॉर समटाइम्स बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन बिकम rampant. In addition, the incidence of cancer is several times as greater in the immune no suppressed person. नॉर्मल पर्सन से बहुत ज़्यादा कैंसर के चांसेस होंगे। Presumably because the immune system is important in destroying many early cancer cells before they can begin to proliferate. मतलब इम्यून सिस्टम इनको किल कर देता था, अब वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म नहीं है तो बहुत ज़्यादा बीमारियां होंगी उस पर्सन को। तो ये दिस इज़ नॉट मतलब ये नहीं किया जाता। एक आप चीज़, मतलब आपने किडनी जैसे फेल्यूर है तो किडनी को ट्रांसप्लांट करने के लिए अपनी इम्यून सिस्टम ही सप्रेस कर दिया तो ज़्यादा डिसीज़ होंगी, वैसे वो पर्सन मर जाएगा। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ लिविंग टिश्यू इन ह्यूमन बीइंग हैज़ हैड इम्पोर्टेंट सक्सेस मेनली बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ड्रग डेट सप्रेस द रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। ज़्यादा मतलब सक्सेस मिली है मैच तो कुछ केसेस में पॉसिबल होता है, वरना इम्यून सिस्टम सप्रेस करके वो ऑर्गन
ट्रांसप्लांट किया जाता है। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्रूव्ड इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स, बहुत सारे इम्प्रूव्ड इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं। सक्सेसफुल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हैज़ बिकम मच मोर कॉमन, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन होना अभी शुरू हुई है, बहुत इम्प्रूवमेंट आई है ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स डाल के। The current approach to immunosuppressive therapy attempts to balance acceptable rates of rejection with moderation in the diverse effect of immunosuppressive drugs। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।